पढ़ा था, मैंने आपको सिन का मतलब बताया था कि बेसिकली सिन क्या होता है। सिन क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें जो 21 डिजिट का सिन होता है, तो 21 डिजिट का अपने आप में जो मीनिंग होती है, हर एक डिजिट अपने आप में एक अलग बात कहता है। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस करी थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी इशू करता है, तभी से माना जाता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है और कंपनी के जितने भी फीचर्स हैं वो उसके ऊपर अप्लाई हो गए। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिखी रहती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिखी रहती है। यहां पर जो डेट लिखी रहती है उसको कॉन्क्लूसिव एविडेंस बोलते हैं। कॉन्क्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या हुआ, फाइनल एविडेंस। यानी कि जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी गई है उसी डेट को माना जाएगा कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें नई बात क्या है कि भाई जो डेट लिखी गई है उसी डेट में आएगी। आजकल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, जब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होती थी, सारी चीजें फिजिकल होती थी, तो भाई जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, तो वहां पर भी तो इंसान ही काम करते हैं, हमारे आपके जैसे ही तो लोग काम करते हैं। हो सकता है किसी से गलती हो जाए, तो बाई चांस मान लीजिए कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो रहा है 1 जनवरी 2024 को, ठीक, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट लिख दी गई 1 जनवरी 23। अब क्या होगा, गलती से बैक डेट लिख दी गई, तो अब क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जो डेट होती है वही कॉन्क्लूसिव एविडेंस होती है। इसका मतलब क्या होगा, जिस डेट में सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसी डेट को माना जाएगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। ये एक रियल केस था जुबली कॉटन मिल्स का। इसमें रजिस्ट्रार ने क्या किया था, रजिस्ट्रार ने बैक डेटेड सर्टिफिकेट इशू कर दिया था। लेकिन इस चीज को मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, आज के समय पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। ये उस समय की बात है जब सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फिजिकल मोड में हुआ करते थे। तो देखते हैं इसको। द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट एंड नॉट दैट डेट ऑन विच द सिग्नेचर ऑफ द रजिस्ट्रार वॉज रिटन। ठीक, तो जिस डेट, जो डेट सर्टिफिकेट में लिखी हुई है उसी डेट को कंपनी एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी। उस डेट को कंसीडर नहीं करेंगे जब रजिस्ट्रार के सिग्नेचर हुए। ये वाला केस हुआ था जुबली कॉटन मिल्स का। आगे देखते हैं। अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद में कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। तो जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई यानी कि रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट क्या होंगे, तो जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती तो उसके जितने भी फीचर्स हैं, कौन कौन से, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कैपेसिटी टू सू बी एंड सूड, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये जितने भी फीचर्स हैं कंपनी के, ये सारे के सारे फीचर्स कंपनी में आ जाते हैं जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 9 देखिए। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द सब्सक्राइबर बिकम्स द मेंबर ऑफ द कंपनी। सबसे पहले जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम होते हैं, जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम होते हैं वो क्या बन जाते हैं, कंपनी के मेंबर। और ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताई थी कि जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फर्स्ट मेंबर्स ऑफ कंपनी, क्योंकि यही कंपनी के पहले मेंबर्स होते हैं। ओके, द कंपनी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट विद अ नेम कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड company under this act and shall have perpetual succession with power to acquire, hold and dispose of property and capacity to sue and be sued by the said name। बिल्कुल, जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी तो उसका नाम एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। जब उसका नाम एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो कंपनी के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे, यानी वो प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकती है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, वो
किसी के ऊपर सूट भी फाइल कर सकती है, उसके नाम के ऊपर सूट भी फाइल हो सकता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंपनी में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए स्पाइस प्लस, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ये इसका होता है फुल फॉर्म। पहले क्या होता था? पहले होता था स्पाइस, अब इसको क्या कर दिया है? स्पाइस प्लस। अगर ये क्लास कोई प्रोफेशनल स्टूडेंट सीए फाउंडेशन का या सीए सीईटी का बच्चा देख रहा है तो मैं उसके लिए स्पेशली बताता हूं कि आपका जो मॉड्यूल है, सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है, उसमें स्पाइस दिया हुआ है, स्पाइस प्लस नहीं दिया हुआ है आज की तारीख में। अब जो नए मॉड्यूल आएंगे तो हो सकता है उसमें स्पाइस प्लस हो, लेकिन अभी जो मॉड्यूल रिसेंटली इशू हुआ है, क्योंकि अभी हमारा बैच खत्म हुआ है सीए फाउंडेशन का, तो वहां पर मॉड्यूल में मैंने देखा है तो वहां पर स्पाइस का प्रोसीजर दिया गया है। वो प्रोसीजर आपको नहीं पढ़ना है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अब समझते हैं स्पाइस प्लस क्या होता है। तो ये भी चीज मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताई थी, स्पाइस प्लस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए किसके लिए होता है? पार्ट ए मैंने आपको बताया था रिजर्वेशन ऑफ नेम, नाम को रिजर्व करने के लिए। ये किसके लिए होता है? फॉर न्यू कंपनीज। और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अगर अपना नाम चेंज कराना चाहती है तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए मैंने आपको बताया था रन रिजर्व यूनिक नेम। तो अगर कोई नई कंपनी है वो अपना नाम रिजर्व करवाना चाह रही है तो उसके लिए होगा पार्ट ए, और फिर आता है पार्ट बी। तो पार्ट ए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आज हम लोग पार्ट बी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्पाइस प्लस का मतलब समझते हैं। देखिए सबसे पहले फुल फॉर्म दिया हुआ है वही जो मैंने आपको बताया, स्पाइस प्लस स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। ये होता है स्पाइस प्लस का फॉर्मूला। और देखिए यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर मिस प्रिंटिंग नहीं है। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है SPICE लिखा हुआ है तो कई बच्चों को लगता है कि शुरुआत के जो 4 लेटर हैं वो तो कैपिटल में लिखे हुए हैं और छोटा वाला स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो ये मिस प्रिंटिंग है। नहीं, स्पाइस ऐसे ही लिखा जाता है, तो इस वजह से आपको भी ऐसे ही लिखना है स्पाइस प्लस। देखिए स्पाइस प्लस एम्स टू ऑफर अबाउट 10 सर्विसेज बाय 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अब देखो ये जो पार्ट बी है ये आपको 9 सर्विसेज देता है और जो पार्ट ए है ये आपको एक सर्विस देता है नाम को रिजर्व करवाने की। तो टोटल स्पाइस प्लस कितनी सर्विसेज दे रहा है? 10 सर्विसेज दे रहा है, यानी एक ही फॉर्म में 10 सर्विसेज आपको मिल रही हैं। इसी को ही बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे गवर्नमेंट, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे, न्यूज चैनल्स में न्यूज देखते होगे, तो वहां पर गवर्नमेंट की अक्सर पॉलिसीज आती हैं ईज ऑफ डूइंग। अब ईज ऑफ डूइंग का मतलब क्या होता है? देखो धीमे धीमे करके गवर्नमेंट चीजों को और सिंप्लीफाइड कर रही है। जैसे पहले क्या होता था कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता था। जैसे कोई कंपनी खुल रही है उसको अपना वैट में रजिस्ट्रेशन, आजकल जीएसटी में हो गया, पहले वैट में होता था, तो पहले वैट में रजिस्ट्रेशन करवाओ सेल टैक्स डिपार्टमेंट में। स्टेट के बाहर का है तो उसका अलग रजिस्ट्रेशन होगा। फैक्ट्री में ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो पता चला प्रोविडेंट फंड में अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आपको अपने एम्प्लॉयज का टीडीएस काटना है तो उसके लिए 10 अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन होगा। पैन नंबर लेना है उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो अगर किसी को बिजनेस करना होता तो वो डिपार्टमेंट के चक्कर ही लगाता रह जाता था, 10 जगह चक्कर लगाने हैं, तो पता चला महीनों लग रहे हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेकर के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाइड कर दिया है। सिंप्लीफाइड करने का मतलब अभी एक ही फॉर्म है और एक ही फॉर्म में आपको 10 सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, 10 जगह पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्म में सारे काम। देखते हैं कैसे। देखिए स्पाइस प्लस एम्स टू ऑफर अबाउट 10 सर्विसेज। साथ में अब ये 3 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं, ऐसी सर्विसेज मिल रही हैं जिसको 3 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज देते हैं। कौन कौन से?
एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं। यहां पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिए गए हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारे के सारे इसी में ही हो जाते हैं, स्पाइस प्लस में, और साथ में एक स्टेट गवर्नमेंट, और वो भी महाराष्ट्र का। इस फॉर्म में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में एक लगता है प्रोफेशनल टैक्स, वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में केवल और केवल महाराष्ट्र में ही लगता है, तो उसका भी आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, वो भी आपका स्पाइस प्लस में हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोफेशनल टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है, तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और एक स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के काम एक ही फॉर्म में हो जाते हैं। देखते हैं। द फॉर्म इज एन इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म विद द सिंगल विंडो विद मल्टीपल सर्विसेज। अब देखो सिंगल विंडो है, सिंगल विंडो का मतलब क्या हुआ, एक ही जगह पर आपको फॉर्म मिलेगा और उसी फॉर्म में आपको मल्टीपल सर्विसेज मिल जाएंगी। देखिए, अब द न्यू इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज। अब देखिए कौन कौन से सर्विसेज हैं इसमें। पार्ट ए तो मैंने आपको बताया, नेम रिजर्वेशन के लिए, ये केवल नई कंपनीज के लिए, बार बार याद रखिएगा। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके लिए क्या है, रन, और जो नई कंपनीज हैं उनके लिए क्या है, स्पाइस प्लस का पार्ट ए। अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में देखिए कौन कौन सी सर्विसेज हैं। ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा स्पाइस का फॉर्म दिखाऊंगा कि किस तरीके का फॉर्म होता है, किस तरीके से उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। आज हम लोग थ्योरी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही चीजें सारी प्रैक्टिकल बेसिस पे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है स्पाइस प्लस में। अब एप्लीकेशन फॉर डिन, लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि डायरेक्टर्स के पास में डिन होना मैंडेटरी है। अगर डिन नहीं है, डिन का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर किसी के पास में भी डिन नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो अब आपको डायरेक्टर बनने के लिए डिन के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं, आप स्पाइस प्लस का जो पार्ट बी है उसमें आप डिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स, ज्यादा से ज्यादा 3 डायरेक्टर्स के लिए आप इसमें डिन अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स हैं तो फिर उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, पैन एप्लीकेशन, पैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर भी होगा। टैन एप्लीकेशन, टैन एप्लीकेशन भी लेनी पड़ेगी आपको। टैन एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जब एम्प्लॉइज को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टीडीएस काट करके, इनकम टैक्स काट करके करते हैं। इनकम टैक्स आप तभी डिडक्ट कर सकते हो जब आपके पास में टैन होगा। अगर आपके पास में टैन नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉइज का टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो। तो टैन एप्लीकेशन भी स्पाइस प्लस के पार्ट बी में मिल जाएगी आपको। जीएसटी आईएन एप्लीकेशन, आपको जीएसटी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, पार्ट बी में आपका जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, ईपीएफओ का मतलब प्रोविडेंट फंड। अगर किसी भी फैक्ट्री में एक लिमिट या किसी भी वर्किंग प्लेस पर एक लिमिट से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये मैं आपको लेबर लॉ में इसको बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई वर्किंग स्पेस है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वहां पर अगर एक लिमिट से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसमें प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का कटता है और साथ में उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके लिए प्रोविडेंट फंड का अपना एक अलग एक्ट है, अलग एक कानून है, ये आप लेबर लॉ में पढ़ोगे। तो प्रोविडेंट फंड अगर आपको डिडक्ट करना है एम्प्लॉय का और कंट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए आपको ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके साथ में ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन का मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ एक लिमिट से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाती है बेसिकली, तो उसके लिए ईएसआई रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो ये भी काम पार्ट बी में हो जाएगा, नहीं, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई दोनों रजिस्ट्रेशन आपके पार्ट बी के ही थ्रू हो जाएंगे। आपको अलग से प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट या ईएसआईसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट फॉर द कंपनी। अभी आपका कंपनी का पहली बार जो अकाउंट खुलेगा वो भी इसी से ही खुल जाएगा, आपको बैंक के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तभी बोला जाता है कि अगर आपके पास में सारी की सारी फॉर्मेलिटीज तैयार हैं, सारे के सारे पेपर्स तैयार हैं, सारा का सारा डॉक्यूमेंट तैयार है, तो 24 घंटे के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। 24 घंटे के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है अगर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो। और साथ में प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये केवल महाराष्ट्र में एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया में और कहीं नहीं होता, केवल महाराष्ट्र में होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करती है, तो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी यहां पर पार्ट बी के थ्रू हो जाता है। इसी वजह से इसको बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्यों? क्योंकि देखो तो एक पार्ट बी में इतने सारे काम आपके हो गए। इसको देखते हैं आगे। अब देखिए, ये हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन है, इसको हम लोग कल समझेंगे, ठीक। जब अगली क्लास में आपको लूंगा तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल पर दिखाऊंगा कि कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे स्पाइस प्लस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आगे देखते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी और प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा तभी उसमें सारे के सारे फीचर्स अप्लाई होंगे, तभी उसका नाम भी आएगा, उसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी भी आएगी, उसका परपेचुअल सक्सेशन का भी फीचर आएगा, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का भी आएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी का भी आएगा। लेकिन ये सारे फीचर्स तब आएंगे जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। अब जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू नहीं हुआ है, यानी कि जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो क्या कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? आंसर होगा नो। मेरा क्वेश्चन समझे आप लोग? भाई जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है तब तक वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? क्योंकि जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी तभी तो उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होगी, और जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है तब तक वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती। अब ये हो सकता है सुनने में आपको बहुत आसान लग रहा हो कि कोई बात नहीं कर सकती तो बाद में कर लेगी, ऐसा नहीं है भाई। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं प्रमोटर हूं, मैं फाउंडर हूं, मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। अब कंपनी के लिए मैंने ऑफिस लिया, ऑफिस के लिए मुझे फर्नीचर खरीदना है, 5 लाख रुपए का फर्नीचर है। मैं फर्नीचर वाले से कह रहा हूं कि भाई कंपनी के नाम पर बिल बना दे, तो वो फर्नीचर वाला कहेगा कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई है तो फर्नीचर वाला कंपनी के नाम पे बिल कैसे बना सकता है? अब जब कंपनी के नाम पे बिल नहीं बनाएगा तो बिल वो बनाएगा कैसे, उसको फर्नीचर का पेमेंट कैसे मिलेगा? तो ये सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको बोला जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपनी तो अभी तक एग्जिस्टेंस में आई नहीं है तो उसके नाम पे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके नाम पर? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रमोटर के नाम पर, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रमोटर के नाम पर। अब क्वेश्चन ये होता है कि प्रमोटर की तो मजबूरी है कि भाई उसको अपने नाम से ही करना पड़ेगा, कोई कंपनी तो अभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है। तो क्या जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या कंपनी लायबल हो जाएगी? आंसर होगा नो, नहीं। कंपनी जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाती तब तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती, और इनकॉर्पोरेशन के पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा प्रमोटर की ही रहेगी, प्रमोटर की ही बनेगी, अनलेस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कोई प्रोविजन ना हो। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कोई प्रोविजन दिया गया है, फॉर एग्जांपल कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी के एग्जिस्टेंस से पहले प्रमोटर ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, यह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा हुआ है।
तो अगर ऐसा आर्टिकल में लिखा है तो उस सिचुएशन में जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके बाद प्रमोटर ने जितना भी फर्नीचर लिया है, ऑफिस खरीदा है, कुछ भी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी? कंपनी की। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, गलती हो गई, नहीं लिखा, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी? प्रमोटर की आ जाएगी। उस केस में प्रमोटर कंपनी से वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता। इसी वजह से हमेशा एडवाइजेबल यही है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमेशा प्रोफेशनल से ही बनवाने चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से ही बनवाने चाहिए, क्योंकि उनको सारी चीजों के बारे में पता है। अब अगर प्रमोटर पैसे बचाना चाह रहे हो, प्रमोटर कह रहे नहीं मैं खुद से मेमोरेंडम बना लूंगा, मैं खुद से आर्टिकल बना लूंगा, तो अब उसको तो ये प्रोविजन पता नहीं है। अब पता चला उसने 10 लाख का फर्नीचर खरीद दिया, कोई बात नहीं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, उसके बाद में हमको पैसा मिल जाएगा कंपनी से, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन डालेंगे तो कहां से मिल जाएगा? तो इसी वजह से हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप किसी प्रोफेशनल से ही मेमोरेंडम और आर्टिकल को ड्राफ्ट करवाएं, ताकि इस तरीके की गलतियां ना हो। क्योंकि इस तरीके की गलतियों में होता क्या है? प्रमोटर का अपनी पॉकेट से पैसा फंस जाता है। देखते हैं। Pre-incorporation contracts are contract purported to be made on behalf of the company before its incorporation. Before incorporation, a company to non-existent and has no capacity to contract. Hence, a contract by a promoter purporting to act on behalf of a कंपनी। अब जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है, कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, तो कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रमोटर करेगा, क्योंकि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा ही था कि प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन नेवर बाइंड्स द कंपनी, देखिए, नेवर बाइंड्स द कंपनी बिकॉज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट was concluded the company was not in existence। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस समय कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी? देखते हैं। देखिए, द प्रमोटर्स अलोन देयरफॉर रिमेन पर्सनली लायबल for any contract they purport to make on behalf of the company। तो उस केस में अगर कंपनी के बिहाफ पर प्रमोटर ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका, कि जैसे मान लीजिए कि प्रमोटर ने क्या किया, फर्नीचर खरीद लिया ऑफिस का 5 लाख रुपए का। प्रमोटर सोच रहा है या पैसे फर्नीचर वाले को बोल दिया कि पैसे मैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 15 दिन बाद दे दूंगा। फर्नीचर वाले ने बोला ठीक, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिखा नहीं है। अब फर्नीचर वाला पैसे मांगने आया। अब प्रमोटर कह रहा है कि भाई कंपनी पैसा देगी, वो क्योंकि कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। फर्नीचर यूज कौन कर रहा है? प्रमोटर का कहना है फर्नीचर यूज कौन कर रहा है? कंपनी यूज कर रही है। फर्नीचर लिया किसके लिए गया है? कंपनी के लिए लिया गया है। तो पैसा कौन देगा? कंपनी देगी? नहीं, पैसा कौन देगा? पैसा प्रमोटर देगा। क्यों? क्योंकि प्रमोटर ने फर्नीचर खरीदा है, तो जिसने फर्नीचर बेचा है उसके बीच में और प्रमोटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी कौन सी हो गई? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? क्यों? क्योंकि जब यह कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तब तो कंपनी एग्जिस्टेंस में थी नहीं ना, कंपनी का तो अता पता भी नहीं था। कंपनी एग्जिस्टेंस में कब से मानी जाती है? जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। इवन अ कंपनी कैन नॉट रेटिफाई अ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इवन आप इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई भी नहीं कर सकते। रेटिफाई का मतलब कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। However, it is always open for a company to enter into a new contract after its incorporation to give effect to a contract made before its formation. This is called novation of promoters contract। अब देखिए novation का मतलब क्या होता है? novation का मतलब होता है
न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे प्रमोटर और फर्नीचर वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी कौन कौन सी हो गई? प्रमोटर और फर्नीचर, फर्नीचर वाला जो भी है वो। अब मान लीजिए कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी नहीं लिखा है या लिखा भी है, लेकिन प्रमोटर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स हैं उनके सामने ये बात रखी कि भाई इतना महंगा फर्नीचर लिया, मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं कहां से पैसे दूंगा, ये तो कंपनी के फंड्स से ही यूज होना चाहिए। और बात उसकी सही भी लगी फर्स्ट मेंबर्स को, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाया। किसके साथ में? कंपनी के लिए और जिसने फर्नीचर सेल किया है, यानी जो फर्नीचर सेलर है वो और कंपनी के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इसमें कंपनी ने यह चीज मेंशन करी गई कि यहां पर प्रमोटर ने जो भी फर्नीचर खरीदा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लेते हैं, यानी कंपनी के ऊपर लेते हैं। यहां पर प्रमोटर की जगह पर किसका नाम आ गया? कंपनी का नाम आ गया। कंपनी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया फर्नीचर सेलर के साथ में, जिसमें कंपनी ने बोला कि प्रमोटर ने हमारे इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी एक्सपेंस किए हैं उन सारे एक्सपेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं और इसकी पेमेंट हम चुकाएंगे। तो यानी कंपनी अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर रही है। किसके साथ में कर रही है? फर्नीचर सेलर के साथ में कर रही है। तो उस केस में प्रमोटर लायबल नहीं होगा। तो अगर कंपनी ने अपनी लायबिलिटी का एक्नॉलेजमेंट किया है और एक्नॉलेजमेंट करने के बाद में कंपनी फर्नीचर वाले को पैसे नहीं दे रही है, तो फर्नीचर वाला किसके ऊपर सूट फाइल करेगा? कंपनी के ऊपर। लेकिन अगर इस तरीके का कोई भी नोवेशन नहीं हुआ है तो फर्नीचर वाला किसके ऊपर सूट फाइल करेगा? प्रमोटर के ऊपर। क्लियर सबको?